एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कक्षा 12वीं का है, साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी फर्म के समापन के चैप्टर जो है ये साझेदारी का अंतिम चैप्टर है। इसके संबंध इसके जो भी प्रश्न हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ थ्योरी से सेक्शन से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को लेंगे, उसके पश्चात जो है हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपको समझना है कि विघटन जो है, साझेदारी फर्म का विघटन जो है दो प्रकार से होता है। मतलब विघटन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साझेदारी का विघटन हो जाता है और दूसरा होता है साझेदारी फर्म का विघटन होता है। ठीक है, साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन दोनों अलग अलग है। साझेदारी का विघटन यहाँ पर दिया हुआ है। फर्म में साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, लाभ हानि, विभाजन, अनुपात में परिवर्तन अर्थात पुनर्गठन पर कुछ साझेदारों के मध्य संबंधों के टूट जाने पर साझेदारी का समापन हो जाता है, किंतु अन्य या शेष साझेदार नई साझेदारी का निर्माण कर फर्म का व्यवसाय जारी रखते हैं। ठीक है, कुछ साझेदार क्या होते हैं, किसी संबंधों के खराब हो जाने के कारण जो है साझेदारी से छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसको हम साझेदारी का समापन कहते हैं। और जो बाकी साझेदार रहते हैं वो साझेदारी को नए साझेदारी का निर्माण करके फर्म का व्यवसाय को लोग चालू रखते हैं, जारी रखते हैं। तो ये हो गया हमारा साझेदारी का विघटन। अब है साझेदारी फर्म का विघटन क्या होता है। तो समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को साझेदारी फर्म का विघटन। अगर सभी साझेदार मिल करके जो क्या कर दें, अगर साझेदारी का फर्म का विघटन मतलब संबंधों का पूरा समापन हो गया, मतलब कोई भी साझेदार फर्म व्यवसाय नहीं करना चाहता, सब के सब जो हैं अलग होना चाहते हैं, उस स्थिति में क्या हो जाता है, साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। इस तरह फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फर्म का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त होता है और किसी प्रकार का उनका व्यवसाय नहीं रहता, फर्म ही बंद हो जाता है इस स्थिति में। ठीक है, लेकिन साझेदारी का विघटन में फर्म बचा रहता है। फर्म को शेष साझेदार मिल करके फिर से स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं। ठीक, ये दो चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। साझेदारी फर्म का समापन और फर्म का समापन अंतर को आप अच्छे से बाद में पढ़ लीजिएगा, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। हम जो पढ़ेंगे वो है साझेदारी फर्म के विघटन के कारण। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो बहुत सारे कारण हैं। देखिए, साझेदारी फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाएं, या जब एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाएं, जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित कर दिया जाए, साझेदारी की निश्चित अवधि पूरी हो जाए, मृत्यु, अवकाश ग्रहण हो जाए, पागल हो जाए साझेदार, न्यायालय फर्म को किसी कारण से भंग कर दे। इस प्रकार के अनेक कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो है साझेदारी को भंग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फर्म के समापन की विधियों या रीतियाँ। फर्म के समापन की जो विधियां हैं वो है, पहला होता है समझौते द्वारा समापन। किसके द्वारा समापन, समझौते द्वारा। दूसरा अनिवार्य समापन और तीसरा आकस्मिक समापन, चौथा ऐच्छिक समापन और पांचवा न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। ये जो है 5 जो है विधियां हैं जिसके द्वारा जो है साझेदारी फर्म का समापन किया जाता है। इसको आप आपके पुस्तक में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हम चलते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। ये है फर्म के हिसाब किताब के बारे में। साझेदारी के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान किस प्रकार से होगा, पुस्तक में दिया हुआ है। हम यहाँ पर आएंगे फर्म के विघटन पर खोले जाने वाले खाते। तो फर्म के विघटन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, तो विघटन की दशा में फर्म की बहियों को बंद करने के लिए निम्नलिखित खाते तैयार किए जाते हैं। पहला होता है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा है साझेदारों के पूंजी खाते, तीसरा साझेदारों के चालू खाते, चौथा साझेदारों के ऋण खाते और पांचवा बैंक या रोकड़ खाता। इन 5 खातों को जो है बनाया जाता है फर्म के विघटन के समय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे चढ़ते हैं। वसूली खाता क्या होता है, तो साझेदारी के विघटन पर फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते बंद करने के लिए तथा संपत्तियों से प्राप्त राशि एवं दायित्वों के भुगतान का लेखा करने के लिए बनाए गए खाते को ही वसूली खाता या नकदीकरण खाता या रोकीकरण खाता कहते हैं। मतलब क्या होता है, फर्म की जो भी संपत्ति और दायित्व है उनके खाते को बंद करके क्या करते हैं, वसूली खाता के अंतर्गत डाल देते हैं। ठीक है, संपत्तियों से जो भी और संपत्तियों की जो भी संपत्तियां व्यापार में हैं उनको बेचा जाता है, और जो भी दायित्व है उन संपत्तियों के विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होती है उनसे जो है दायित्वों का भुगतान किया जाता है और उसका लेखा तैयार किया जाता है। ठीक है, यह एक अवास्तविक खाता है जिसका शेष विघटन पर लाभ या हानि को दर्शाता है। कौन सा किस प्रकार खाता है, वसूली खाता। तो अवास्तविक खाता है जिसका शेष जो है लाभ या हानि को दर्शाता है। शेष डेबिट हो तो हानि और यदि शेष क्रेडिट हो तो लाभ
होता है। शेष अगर डेबिट दिखा रहा है मतलब हानि होगा, क्रेडिट दिखा रहा है मतलब लाभ होगा। इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त संपत्तियों को लिखा जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में किसको लिखा जाता है? समस्त संपत्तियों को लिखा जाता है। विकलन पक्ष में लिखेंगे और इस खाते के क्रेडिट पक्ष में समस्त दायित्वों को लिखा जाता है। अब इसमें भी कौन कौन से संपत्ति को लिखेंगे? देखिए, रोकड़ और बैंक शेष को छोड़ करके बाकी जितने भी संपत्ति है उसको जो है हम डेबिट शेष में लिख देंगे। जबकि दायित्व पक्ष में जो है हम साझेदारों के पूंजी खाते एवं उनके ऋणों को छोड़कर लिखते हैं। वसूली खाता जब भी बनाएंगे तो साझेदारों का पूंजी खाता नहीं लिखाएगा, न ही उनके ऋण खातों को लिखेंगे। तो उनके ऋण खातों को छोड़ेंगे और पूंजी खातों को छोड़ेंगे, जबकि संपत्ति पक्ष में रोकड़ और बैंक को शेष को छोड़ करके आगे बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद इस खाते में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट पक्ष में तथा किए गए दायित्वों के भुगतान का लेखा डेबिट पक्ष में किया जाता है। जो भी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि होगा उसको डेबिट पक्ष में यहाँ लिखेंगे, हाँ डेबिट क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, और दायित्वों का जब भुगतान करेंगे तो उसे डेबिट पक्ष में लिखेंगे। क्लियर। विघटन कार्य पूर्ण हो जाने पर इस खाते का शेष सभी साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जो भी शेष रहेगा, चाहे वो तो विकलन शेष होगा या समाकलन शेष रहेगा, तो उसको जो है उसकी प्रकृति के हिसाब से, लाभ या हानि है उसके हिसाब से जो है उसको जो भी साझेदार हैं उनके पूंजी खाते में उनका लाभ विभाजन जो भी अनुपात प्रश्न में दिया रहेगा उसके हिसाब से हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या लिखा है देखिए, संपत्तियों का हस्तांतरण। जब भी हम वसूली खाता बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संपत्तियों का हस्तांतरण वसूली खाता में करते हैं। तो वसूली खाते में सर्वप्रथम स्थिति विवरण में दी गई संपत्तियों, स्थिति विवरण मतलब होता है चिट्ठा। चिट्ठा प्रश्न में आपका दिया रहेगा, उस चिट्ठे में जो भी संपत्तियां दिए रहेगी उसको हम वसूली खाता में डालेंगे। तो वसूली खाता में डालने के लिए पंजी प्रविष्टियाँ होती हैं, इन पंजी प्रविष्टियों को हमको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, संपत्तियों के इसके डेबिट पक्ष में तथा हस्तांतरित किया जाए। डेबिट पक्ष में लिखेंगे सभी संपत्तियाँ पुस्तक मूल्य पर लिखी जाती है और इस संबंध में निम्न प्रविष्टियाँ की जाएंगी। तो वसूली खाता विकलन संपत्तियों के खाते से विभिन्न संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित किया। विभिन्न जो संपत्ति है उसको कहाँ डाल दिए? वसूली खाता में डाल दिए। तो वसूली खाता विकलन संपत्तियों के खाता से करके लिखेंगे। संपत्तियों का खाता समाकलन में रहेगा, वसूली खाता विकलन में रहेगा। ठीक। इसमें देखिए टिप्पणी में लिखा हुआ है कि केवल उन्हीं संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा जिन्हें रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। रोकड़ में जिसे परिवर्तित किया जा सकता, इसी कारण निम्न संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। क्या क्या का हस्तांतरण नहीं किया जाता देख लीजिए। हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, इसका हस्तांतरण नहीं होता है। कृत्रिम संपत्तियां जैसे लाभ हानि का डेबिट शेष, विज्ञापन, प्रारंभिक व्यय आदि को नहीं लिखा जाता है। यदि स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में किसी संपत्ति के लिए कोई आयोजन दिया गया हो, जैसे डूबत ऋण या संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन, ह्रास के लिए आयोजन आदि, ऐसे आयोजनों को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा तथा समस्त संपत्तियों को सकल मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ये इसको आप जो है जब हम बनाएंगे क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं दायित्वों का हस्तांतरण। तो पहला संपत्ति का हस्तांतरण हो गया। क्या लिखे हम? वसूली खाता विकलन, क्या लिखे? संपत्ति खाता से। पहले में लिखे वसूली खाता विकलन संपत्तियों के खाता से। दूसरा में जो है दायित्व का हस्तांतरण करेंगे तो लिखेंगे क्या? विभिन्न दायित्व खाता विकलन वसूली खाता से। विभिन्न दायित्व खाता विकलन वसूली खाता से हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी लिखा है कि आंतरिक दायित्वों जैसे साझेदार के ऋण, पूंजी खाते, चालू खाता, सामान्य संचय कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, अवितरित लाभ हानि को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करेंगे। फिर है संपत्तियों की वसूली। संपत्तियों की जब क्या होता है कि संपत्तियों को तो हम डाल देते हैं किसमें? वसूली खाता में। अब संपत्तियों को विक्रय किया जाता है तो संपत्तियों को विक्रय से हमको क्या मिलेगा? रोकड़ मिलेगा, नगद रोकड़ या चेक मिलेगा। तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे? बैंक खाता या रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से। क्योंकि हमने संपत्ति को कहाँ डाल दिया? वसूली खाता में पहले डाल दिया। अब इस वसूली खाता के माध्यम से हम कार्यवाही करेंगे संपत्तियों को बेचने की। अब जब संपत्तियों को हम विक्रय करेंगे तो हमको राशि प्राप्त होगी, तो हमारे पास रोकड़ आएगा, इसलिए रोकड़ खाता विकलन। ठीक है। या बैंक खाता विकलन अगर चेक प्राप्त होता है तो। और कहाँ से? तो वसूली खाता से, क्योंकि संपत्तियां हमने रोकड़ वसूली खाता में डाल दिया, वसूली खाता से संपत्तियां जा रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? बैंक या रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से।
क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। संपत्तियों को किसी साझेदार द्वारा लेने पर कई बार क्या होता है कि जो भी फर्म की संपत्तियां हैं उस यह संपत्तियों को एक निश्चित मूल्य में ले सकता है। कौन ले सकता है? साझेदार ले सकते हैं। इस संबंध में जो प्रविष्टि होगी वो होगी साझेदारों का। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा कि बैंक या रोकड़ खाता विकलन पढ़ा, इसी के जगह में हम लिख देंगे यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। साझेदार का पूंजी खाता, जो भी साझेदार लेगा उसका पूंजी खाता विकलन जो है वसूली खाता से करके लिख देंगे। साझेदार द्वारा संपत्ति ली गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, संपत्ति को किसी लेनदार द्वारा अपने दायित्व के बदले में लेने पर कभी कभी क्या होता है कि लेनदार फर्म की किसी संपत्ति को अपने दायित्व के बदले में भुगतान स्वरूप ले सकता है यदि संपत्ति उसके दायित्व के लिए पर्याप्त है। मतलब जो भी जितना भी पैसा जो है लेनदार का आ रहा है उतने के लिए अगर उसका दायित्व पर्याप्त है, मतलब उतने ही रुपया का है, तो वो ले सकता है। इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। परंतु यदि संपत्ति केवल आंशिक भुगतान हेतु पर्याप्त है, आंशिक भुगतान मतलब मान लीजिए उसको 5 लाख रुपए लेना है फर्म से, लेकिन जो उसके पास मतलब फर्म के पास जो संपत्ति है वो मात्र 2 लाख की है, तो फिर बाकी 3 लाख रुपए का तो उसका नुकसान होगा। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि संपत्ति केवल आंशिक भुगतान हेतु पर्याप्त है, तो कुल लेनदार या ऋण में संपत्ति का मूल्य घटाकर शेष राशि नगद भुगतान की जाएगी। मतलब जो भी शेष राशि रहेगा, जैसे 2 लाख का संपत्ति लिया और 3 लाख रुपए बच रहा है, तो उसको शेष राशि को नगद भुगतान की जाएगी, जिसकी प्रविष्टि किया जाएगा, प्रविष्टि होगी। ठीक है। फिर है टिप्पणी। यदि संपत्ति पक्ष में दी गई मूर्त संपत्तियों जैसे फर्नीचर, देनदार, मोटर कार आदि से संबंधित कोई सूचना समायोजन में ना दी गई हो, तो यह मान लिया जाएगा कि वे पुस्तकीय मूल्य पर विक्रय कर दी गई है। ठीक है, पुस्तकीय मूल्य पर विक्रय। यदि संपत्ति पक्ष में दी गई अमूर्त संपत्तियों जैसे ख्याति, एकात्र, व्यापार चिन्ह में कोई संबंधित कोई सूचना समायोजन में न दी गई हो, तो यह मान लिया जाएगा कि उनसे कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। इन थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखना है हमको और आगे बनाते जाएंगे। सरल है, बहुत सरल है, केवल आपको समझना है आगे चलकर। ठीक है। दायित्वों का भुगतान। जब भी हम क्या करते हैं, संपत्तियों का उनको तो वसूली खाता में डालते हैं, फिर वसूली करते हैं, संपत्तियों को बेच करके राशि प्राप्त होता है, तो हम लिखते हैं रोकड़ या बैंक खाता विकलन लिख देते हैं वसूली खाता से। अगर कोई साझेदार लेता है तो उसको लिख देते हैं साझेदार का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से लिख देते हैं। ठीक है। कोई लेनदार लेता है तो उसी प्रकार से पंजी प्रविष्टि करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है कि साझेदार का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से, और ये कोई लेनदार लेता है तो उसको दे देते हैं उसका, लेकिन एंट्री नहीं होता। लेकिन अगर आंशिक है तब उसकी एंट्री किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दायित्वों का भुगतान। दायित्वों का नगद भुगतान करने पर संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि का सर्वप्रथम फर्म के बाह्य दायित्वों के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में निम्न प्रविष्टि होंगी। बाह्य दायित्व मतलब जितने भी दायित्व हैं बाहर के हैं जिनको भुगतान करना है, उन दायित्वों को पहले ध्यान दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से। देख लीजिए पंजी प्रविष्टि क्या होगा, उसी के हिसाब से आपको पंजी प्रविष्टि करनी होगी। तो वसूली खाता या वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से, जिससे माध्यम से आप पेमेंट कर, रोकड़ के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो रोकड़ खाता से, बैंक के मतलब चेक के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो बैंक खाता से होगा। दायित्वों का नगद भुगतान करने पर। फिर है दायित्वों को किसी साझेदार द्वारा ले लेने पर। जब कोई भी साझेदार स्वयं किसी दायित्व के भुगतान का दायित्व किसी तयशुदा मूल्य पर लेता है तो निम्न प्रविष्टियाँ की जाएंगी। अगर वो दायित्व का भुगतान हम रोकड़ या बैंक के चेक के माध्यम से ना करके हम जो है कोई साझेदार इसकी जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं इस जो दायित्व है उसका भुगतान कर दूंगा, तो उस स्थिति में हम लिखते हैं वसूली खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाता से। वसूली खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाता से। इन सब को याद रखना आपको जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चूँकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमको केवल शॉर्ट में पढ़ना है, जिससे हमारा जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। अब बाकी पुस्तकों में दिया हुआ है, आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। सभी बाह्य दायित्वों जैसे लेनदार, देय पत्र, बैंक अधिविका, सदस्य व्यय आदि का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा, चाहे प्रश्न में दिया हो अथवा नहीं दिया हो। इन सब का भुगतान अनिवार्य रूप से होता है। कौन कौन सा? लेनदार, देय पत्र, बैंक अधिविका, सदस्य व्यय आदि का भुगतान। फिर है अघोषित संपत्ति या दायित्व का लेखा। तो अब फर्म के पास कुछ संपत्तियां या दायित्व मौजूद हो पर उनका लेखा पुस्तकों में नहीं
हो तो ऐसी परिस्थितियों में इन संपत्तियों और दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करते हैं, क्योंकि इनके खाते पुस्तक में नहीं हैं, ये अतिरिक्त सूचना के रूप में समायोजन में दिए होते हैं। ठीक है, इस कारण समापन में केवल संपत्ति से प्राप्त व दायित्वों के भुगतान का लेखा वसूली खाते के माध्यम से किया जाता है। ये क्या होता है, फर्म की संपत्ति जो है अतिरिक्त संपत्तियां हैं लेकिन उसका लेखा पुस्तकों में नहीं है। इस स्थिति में पंजी प्रविष्टियां क्या होगी, तो अघोषित संपत्ति के संबंध में तो रोकड़ या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से, रोकड़ या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। अघोषित संपत्ति का विक्रय करने पर, विक्रय किया तो हमारे पास सेम वैसी पंजी प्रविष्टि होगा, रोकड़ या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। दूसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा वो है दायित्व के संबंध में, तो वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से। जैसे आपने पहले किया वैसा ही पंजी प्रविष्टि इसमें भी होगा। फिर घोषित संपत्ति को साझेदार द्वारा लेने पर तो साझेदार का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। फिर उस यहाँ पर होगा अघोषित दायित्व का भुगतान जो है साझेदार द्वारा करने पर तो वसूली खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाता से। ठीक है, तो पंजी प्रविष्टि दोनों का सेम है, चाहे घोषित रहे चाहे अघोषित रहे। फिर है वसूली व्ययों का भुगतान। वसूली व्ययों का नगद भुगतान करने पर, वसूली व्ययों का नगद भुगतान करेंगे तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से वसूली व्ययों का भुगतान किया गया। ठीक, उसके बाद है वसूली व्यय का किसी साझेदार द्वारा भुगतान। वसूली खाता विकलन साझेदार का पूंजी या चालू खाता से, वसूली खाता विकलन साझेदार का पूंजी या चालू खाता से। वसूली व्यय साझेदार द्वारा लेने पर, मतलब साझेदार अगर वहन कर रहा है, साझेदार बोल रहा है कि मैं भुगतान कर दूंगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वसूली खाता विकलन साझेदार का पूंजी या चालू खाता से पंजी प्रविष्टि करेंगे। फिर उसके बाद कमीशन का भुगतान करने पर तो वसूली खाता विकलन साझेदार या उनका पूंजी या चालू खाता से। जब कोई साझेदार समापन के कार्य को देखता है तो उसे इस कार्य के बदले में कमीशन का भुगतान किया जाता है, तो वहाँ पर हमारे एंट्री करेंगे वसूली खाता विकलन साझेदार का पूंजी या चालू खाता से। फिर वसूली खाता बंद करने पर, वसूली खाता लाभ की दशा में अगर बंद कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यदि वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में जो है लाभ होगी। और लाभ की स्थिति में जो पंजी प्रविष्टि होगी वह यह है कि वसूली खाता विकलन साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से करके हम लिखेंगे। ठीक है, लाभ की स्थिति में। और हानि की दशा में हम लिखेंगे साझेदारों का पूंजी या चालू खाता विकलन वसूली खाता से, साझेदारों का पूंजी या चालू खाता विकलन वसूली खाता से। ये जो है हानि की स्थिति में होगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वसूली खाते का नमूना। वसूली खाते के नमूना को भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर तो प्रश्न दिए हुए हैं और उनको बनाना है हमको। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विविध संपत्तियों में देनदार प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर, प्राप्य बिल, ख्याति, विनियोग, ये सब जो है प्रश्न में दिए रहेंगे संपत्तियाँ। ठीक है, स्टॉक आदि इन सब प्रश्नों को दिया रहेगा। फिर साझेदार का पूंजी खाता, दायित्व लेने पर साझेदार का पूंजी खाता, मतलब यदि किसी दायित्व का भुगतान करने के लिए साझेदार सहमत हो जाता है तो वहाँ पर लिख देंगे साझेदार का पूंजी खाता। ठीक है, फिर है यहाँ पर रोकड़ खाता, वसूली व्यय, जो भी वसूली व्यय होगा उसके लिए हम रोकड़ खाता करके लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा है रोकड़ लेनदार को अगर भुगतान कर रहे हैं तो रोकड़ खाता करके लिखें। रोकड़ लेखा अघोषित दायित्व के लिए। और लास्ट में होगा लाभ, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, लाभ करके लिख देंगे उसको। फिर इधर देखिए, इधर क्या लिखा है, तो विविध दायित्व में लेनदार, विनियोग, उच्चावन कोष, देय बिल, भवन कोष, डूबत ऋण के लिए संचय, ये सब जो है विविध दायित्व हैं। फिर उसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते संपत्ति लेने पर और बैंक खाते से संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि के लिए, अब बैंक खाते से अघोषित दायित्व के लिए, जो भी अघोषित दायित्व है उसके लिए भुगतान करने पर, और रोकड़ लेखा अघोषित संपत्ति के लिए हानि होने पर यहाँ पे सभी साझेदारों के पूंजी खाते करके लेखा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया वसूली खाता। क्या हो गया, वसूली खाता। अब हम आगे बढ़ते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों को पूंजी खाते में, तो साझेदारों को पूंजी खाते के में समस्त संचित कोष एवं संचयों, लाभ हानि खाते का शेष, वसूली खाते का शेष एवं साझेदारों से संबंधित पूर्व में बताए गए व्यवहारों का लेखा किया जाता है। पूंजी खाते में वसूली खाते में की गई साझेदारों से संबंधित प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं। आप देखिए क्या क्या प्रविष्टि करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते में।
तो यहाँ पर लिखा है सामान्य संचय खाता विकलन, सामान्य संचय या कोषों के स्थानांतरण के लिए हम लिखते हैं सामान्य संचय खाता विकलन, समस्त साझेदारों के पूंजी खाते विकलन जो है पूंजी खाते से होगा। यहाँ पे विकलन लिख दिया है, आपको इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, इसको काट दीजिएगा। सामान्य संचय खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाता से होगा। ठीक, फिर अवितरित लाभ के स्थानांतरण के लिए तो लाभ हानि खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाता से, और अवितरित हानि के लिए हम लिखेंगे समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन हानि खाता से। ठीक है, लाभ होगा तो साझेदारों का पूंजी खाता नीचे में आएगा, और हानि होगी तो साझेदारों का पूंजी खाता ऊपर में आएगा। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, पूंजी खाते को बंद करना, तो यदि स्थिति विवरण में साझेदारों के यदि स्थिति विवरण में साझेदारों के चालू खाते दिए गए हैं तो उपयुक्त बताई गई समस्त प्रविष्टियां साझेदारों के चालू खाते में की जाएंगी। चालू खाते के शेष को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर साझेदारों का चालू खाता बंद कर दिया जाएगा एवं सबसे अंत में पूंजी खाता बंद किया जाएगा। पूंजी खाते को निम्न प्रविष्टियों द्वारा बंद किया जाएगा। कैसे बंद करते हैं तो देख लीजिए, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन बैंक या रोकड़ खाता से, मतलब जो भी राशि बची हुई है वो तो उसको साझेदारों को पूंजी खाते में डाल दिया जाता है। जब क्या लिखा है, जब पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, मतलब क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है तो ये प्रविष्टि होगा साझेदारों को पूंजी खाता विकलन बैंक या रोकड़ खाता से। और जब पूंजी खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है तो होगा बैंक या रोकड़ खाता, उल्टा हो जाएगा, बैंक या रोकड़ खाता विकलन साझेदारों का पूंजी खाता से। अब इसको याद कैसे करना है, कन्फ्यूजन होता है, देख करके तो समझ में नहीं आता है, तो याद है एक को करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाए। जैसे क्रेडिट पक्ष का योग अधिक रहेगा पूंजी खाते का और डेबिट पक्ष का योग कम रहेगा तो क्या करेंगे, तो उस स्थिति में जो है हम बैंक या रोकड़ खाता से करके नीचे में रहेगा, या फिर याद करिए कि साझेदार का पूंजी खाता ऊपर में रहेगा। जब क्रेडिट पक्ष का योग अधिक रहेगा उस स्थिति में साझेदार का पूंजी खाता ऊपर में रहेगा। अब जब डेबिट पक्ष का योग अधिक रहेगा तो साझेदार का पूंजी खाता नीचे में रहेगा, ऊपर में आ जाएगा बैंक या रोकड़ खाता से करके रहेगा। ठीक, अब हम चलते साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप। ये जो है साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप है, इसको केवल देख लीजिएगा आप, इसके आगे का हम समझते हैं। साझेदारों के ऋण खाते, साधारणतः आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म को ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसी ऋणों का भुगतान ऋणदाताओं को भुगतान करने के बाद किया जाएगा। साझेदार के ऋण खातों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है क्योंकि ये ऋण बाह्य दायित्व से भिन्न होते हैं, इनका सीधा भुगतान किया जाता है। तो साझेदार का ऋण खाता विवरण रोकड़ या बैंक खाता से करके हम पंजी पुष्टि करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बैंक खाता है रोकड़ खाते का, और यहाँ पर रोकड़ खाता या बैंक खाते का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है, किस प्रकार से रोकड़ खाता या बैंक खाता बनेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा पुस्तकों में। और ख्याति का लेखांकन किस प्रकार से होगा, तो रोकड़ लेखा ऑब्लिक बैंक लेखा विकलन जो है क्या हो जाएगा, वसूली खाता से। यहाँ पे साझेदार का पूंजी लेखा विकलन, यदि कोई साझेदार ख्याति को खरीदने के लिए तैयार होता है, सेम उसी प्रकार होगा जैसे आपको जो है पहले मैं बताया हूँ, ठीक उसी प्रकार से, कोई नया नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है बनाते जाना है, पंजी प्रविष्टि को आपको याद करना है। इसके बाद हम जो है क्रियात्मक प्रश्नों की ओर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझना है हर चीज़ों को। ठीक है, चलिए धन्यवाद।